सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंस स्मार्ट क्लासेस जयपुर। आज आपका सीएमए इंटर का ऑपरेशन मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एग्जाम था। उसका जो पेपर है वो अभी हमारे सामने है। पेपर हमने देखा। पेपर जो है वो इजी पेपर है, ठीक है। एमसीक्यू में कुछ एमसीक्यू ऐसे हैं जो आपके लिए टफ हो सकते हैं या ट्रिकी हो सकते हैं, क्योंकि वो सीधे बोलते ना बुक के पीछे जो एमसीक्यू है या आपने कहीं एमटीपी वगैरह में पढ़े हैं वहां से सीधा एमसीक्यू नहीं है। पर आपको ये पता होना चाहिए कि सारे के सारे एमसीक्यू बुक में से है, मतलब बुक की जो लैंग्वेज है उसमें से है। अगर आप इन सारे एमसीक्यू को ढूंढेंगे तो एज इट इज बुक में ऐसी की ऐसी लाइन लिखी हुई आपको मिल जाएगी, राइट। पर ठीक है, क्योंकि पूरी बुक पढ़ पाना पॉसिबल नहीं होता है तो आपके लिए एमसीक्यू थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं। बाकी जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जिसमें असाइनमेंट है, रिप्लेसमेंट है या फोरकास्टिंग है, तो ये बड़े ही इजी टॉपिक थे। तो ओवरऑल जो पेपर है मुझे लगता है इजी टू द मॉडरेट है, टफ वाली कैटेगरी में पेपर नहीं है, राइट। तो आज हम इसके एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। दिसंबर 2024 का पेपर है, सेक्शन ए, एमसीक्यू पढ़ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। द एबिलिटी टू अडेप्ट क्विकली टू चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ डिमांड, कि अगर मुझे बोलते ना तुरंत खतरनाक तरीके से वॉल्यूम ऑफ डिमांड चेंज करनी है, मतलब मैं चाहता हूं कि मैं जब चाहूं वॉल्यूम ऑफ डिमांड कम कर दूं, जब चाहूं बढ़ा लूं, प्रोडक्ट मिक्स में जब चाहूं चेंज कर दूं, प्रोडक्ट डिजाइन में चेंज कर दूं, डिलीवरी शेड्यूल में चेंज कर दूं, तो अगर मुझे इस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन है सर री इंजीनियरिंग, बीपीआर, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, एजाइल मैन्युफैक्चरिंग और राइट साइजिंग, राइट। तो सर इसमें जो मेन पॉइंट आ रहा है ना वो आ रहा है फ्लेक्सिबिलिटी। जो हमारी मेन डिमांड है ना वो है फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। तो 1990s में एक कॉन्सेप्ट चलता था लीन मैन्युफैक्चरिंग, राइट। उसमें ऐसा होता था, तो उसी से इंस्पायर होकर एक वर्ड आया था एजाइल मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, अजाइल मैन्युफैक्चरिंग, जिसके अंदर आप ऐसे कर सकते हैं। वो फ्लेक्सिबल मेथड होता है जिसमें आप अपना वॉल्यूम ऑफ डिमांड, आपकी जो प्रोडक्ट मिक्स है वो, या प्रोडक्ट डिजाइन है या डिलीवरी शेड्यूल्स है, इनको वेरी कर सकते हैं। तो यस, यहाँ पे आपका आंसर जो रहेगा वो रहेगा सी, अजाइल मैन्युफैक्चरिंग, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। Which of the following is associated with the configuration of department, work centers, equipments, machinery, with focus on the flow of material and work through the production system? कि सर इनमें से ऐसा क्या है जिसमें आप फ्लो ऑफ सिस्टम को बना, फ्लो ऑफ मटेरियल और फ्लो ऑफ वर्क को बनाने के लिए इन चीजों को मैनेज करते हैं, जिसमें डिपार्टमेंट कैसा होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, वर्क सेंटर्स क्या क्या होने चाहिए, इक्विपमेंट क्या होने चाहिए, मशीनरी क्या होनी चाहिए, ये सब चीजें जिसमें आप मैनेज करते हैं, तो वो इनमें से क्या है, ठीक है। सर फैसिलिटी लोकेशन का मतलब है कि हम अपनी फैसिलिटी को, मतलब हमारे प्लांट को कहाँ लगाए, ठीक है। तो मुझे बताइए, अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अपना नया कोचिंग सेंटर खोलना है, वो मैं जयपुर में खोलूँ, दिल्ली में खोलूँ, भीलवाड़ा में खोलूँ, अजमेर में खोलूँ, कोलकाता में खोलूँ, क्या उससे ये, उसमें उस टाइम ये सोचते टाइम पे क्या मेरे माइंड में ये आएगा कि कोचिंग में कंप्यूटर किधर रखा होगा, कुर्सी किधर रखी होगी? नहीं, उस टाइम थोड़ी दिमाग की बात है, पहले तो लोकेशन की बात चल रही है। तो इसमें लोकेशन की बातें होती है, इसमें ये नहीं होता कि क्या चीज़ कहाँ होगी, डिपार्टमेंट कहाँ क्या होगा, वो नहीं होता है, ठीक है। दूसरा लिखा है फैसिलिटी लेआउट। हाँ, लेआउट का मतलब एक तरीके का मैप है जिसमें आप मैपिंग करते हैं कि ये यहाँ होना चाहिए। जैसे अपन घर बनाते हैं तो घर का हम क्या बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं, मैप बनाते हैं कि सर किचन यहाँ होना चाहिए, वो बाथरूम यहाँ होना चाहिए, रूम यहाँ होना चाहिए, हॉल होना चाहिए, वो सब चीज़ें बनाते हैं, बालकनी होनी चाहिए। तो यस, लेआउट में हम जरूर ये डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट होंगे, किस तरीके के होंगे, और ताकि हमारा फ्लो ऑफ सिस्टम बना रहे। यस, तो लेआउट अभी तक ठीक है। कैपेसिटी मतलब मुझे कितनी बड़ी फैक्ट्री लगानी है, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है, तो उसमें ये थोड़ी मैटर होगा कि मशीनें कहाँ पे रखनी है, किन का कोई कितने डिपार्टमेंट होंगे, नहीं, तो ये भी नहीं है। प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्ट प्रोसेस डिजाइन, प्रोसेस कैसे होगी, नहीं। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी, जो कि है फैसिलिटी लेआउट, राइट। चलिए नेक्स्ट आ जाइए सर, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। In which of the following phases of product life cycle organization get engaged in aggressive promotional एंड प्राइसिंग प्रोग्राम? देखिए, आपको पता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पीएलसी होता है, बेसिकली पीएलसी। तो पीएलसी जब होता है तो सर यहाँ पे इंटरफेस होता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट को आप इंट्रोडक्शन करते हैं, यहाँ पे ग्रोथ होती है, ठीक है। यहाँ पे मैच्योरिटी आ जाती है जिसको सैचुरेशन भी बोलते हैं, और यहाँ पे डिक्लाइन फेज आ जाता है।
तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसकी डिमांड बढ़ती है तो जिसको हम ग्रोथ बोलते हैं, उसके बाद में सर एक सेचुरेशन या मेच्योरिटी पॉइंट आ जाता है जहाँ पे स्टेबल हो जाता है, डिमांड बढ़नी बंद हो जाती है, और फिर डिक्लाइन आ जाता है, डिमांड घटने लग जाती है। जैसे ही डिमांड घटने लग जाती है कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देती है। जैसे आईफोन है सर, लॉन्च किया, डिमांड हुई, बढ़ रही है, जब प्रोडक्ट डिमांड गिरने लग जाएगी तो कंपनी क्या करेगी, उसको चेंज बंद करके नया मॉडल लॉन्च कर देगी, राइट। तो इनमें से ऐसा कौन सा स्टेज है, इनमें से ऐसा कौन सा स्टेज है जहां पे कंपनी को अग्रेसिव प्रमोशन और प्राइसिंग करनी होती है? ठीक है, अग्रेसिव का मतलब खतरनाक रूप से, ठीक है ना, जोरों से। तो सर देखिए, वैसे देखा जाए तो इंट्रोडक्शन में भी कंपनी क्या है, हैवी मार्केटिंग करती है, हैवी प्रमोशन करती है, ठीक है, पर वो होता है प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए होता है, ठीक है। पर जो प्राइसिंग प्रोग्राम होता है, ठीक है, और अग्रेसिव प्रमोशनल होता है, वो सर होता है मैच्योरिटी लेवल पे। क्यों? क्योंकि सर अब क्या होता है कि कंपनी के प्रोडक्ट की ग्रोथ रुक गई है, अब कंपनी चाहती है और कहीं ऐसा कुछ करें हम कि ग्रोथ और बढ़ जाए, ठीक है, या फिर डिक्लाइन होने से पहले ही हम हमारे प्रोडक्ट को सेल आउट कर दें। तो मेच्योरिटी फेज पे आपको ज़्यादा एग्रेसिव प्रमोशनल प्रोग्राम चलाने होते हैं, और प्राइसिंग प्रोग्राम भी, कि चलो प्राइस में कुछ फ्लक्चुएट कर दें, थोड़ी प्राइस डाउन कर दें, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे आज का जो आंसर होगा वो होगा सी, मेच्योरिटी फेज, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल जेड भी जो है 3.6 पर यूनिट दे रखी है, और टोटल कैरिंग कॉस्ट 9,000 रुपये पर एनम दे रखी है। इफ देयर इज नो सेफ्टी स्टॉक ऑफ मटेरियल जेड बी, व्हाट विल बी द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर मटेरियल जेड बी? सर ईओक्यू वाला चैप्टर पढ़ा था हमने। ईओक्यू वाले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि सर हम ईओक्यू निकालते हैं, और ईओक्यू वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमें नो प्रॉफिट नो, ईओक्यू वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट जो होती है वो मिनिमम हो जाती है, राइट। निकालते कैसे हैं कैरिंग कॉस्ट? तो सर मुझे जहाँ तक याद है कि हम कैरिंग कॉस्ट ऐसे निकालते थे कि कैरिंग कॉस्ट इक्वल्स टू ई ओ क्यू अपॉन 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ऐसे निकालते थे। यस, तो सर मुझे ये दे रखी है कि कैरिंग कॉस्ट तो 9,000 है, ई ओ क्यू मुझे पता नहीं, ठीक है, ई ओ क्यू मुझे पता नहीं, और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम भी मुझे दे रखी है 3.6, ठीक है। तो सर आप कर दीजिए इसको सोल्व। जैसे ही आप इसको सोल्व करेंगे ईओक्यू अपने आप आ जाएगा, राइट। जैसे ही आप इसको सोल्व करेंगे ईओक्यू अपने आप आ जाएगा। कैसे? सर इसको कर दीजिए तो आ जाएगा 1.8, तो ईओक्यू इक्वल्स टू 9,000 अपॉन 1.8, कितना आ रहा है? 9,000 अपॉन 1.8, तो ये 5,000 आ रहा है। तो ईओक्यू क्या है? 5,000। क्योंकि आधा ही रखते हैं ना हम, ईओक्यू बाई 2 क्यों करते हैं? क्योंकि हमें मानते चलते हैं कि कैरी हमें जो करना है वो आधा ही स्टॉक करना है, ठीक है, पूरा थोड़ी करना है। पहले पूरा पड़ा रहेगा, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर आधा, फिर आधे से भी कम। तो एवरेज जो निकालते हैं वो आधा, हम एवरेज ले लेते हैं उसका, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, 5,000 यूनिट, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। एज इट इज 5 वाला क्वेश्चन तो सेम टू सेम अपने नोट्स में है, सेम टू सेम विथ फिगर, फिगर के साथ अपने नोट्स में दिया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो सर क्या था? कैपेसिटी प्लानिंग का क्वेश्चन था, और एक जूज लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, 4 वर्क सेंटर है ABCD, और इस सीरीज में इंडिविजुअल कैपेसिटीज दे रखी है आपको। A 380, B 360, C 340, D 400, एक्चुअल आउटपुट है 300। तो सबसे पहले आपको इसमें बोटल नेक पहचानना होगा। बोटल नेक वो होता है जो हमारे प्रोडक्शन को रेसिस्ट करता है। तो यहाँ पे C क्या है? बोटल नेक है। C क्या है? बोटल नेक है। तो इसका मतलब हमारी जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी कितनी है? 340। C बोटल नेक है और कैपेसिटी 340 है। अब बुक में 2-3 चीजें पूछी थी कि बोटल नेक क्या है, कैपेसिटी क्या है, एफिशिएंसी क्या है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था? एफिशिएंसी का फॉर्मूला था सर कि एक्चुअल आउटपुट अपॉन कैपेसिटी, ऐसा बोल सकते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी। तो सर आउटपुट दे रखा है 300 है, कैपेसिटी निकाल ली हमने 340, तो सर 300 अपॉन 340 कर दीजिए, इंटू 100 तो करना ही है, परसेंटेज चाहिए तो, पर परसेंटेज चाहिए तो 100 कर दीजिए, वरना कोई दिक्कत नहीं। तो 88.23% आ रहा है, तो 88.23 डी आंसर हो जाएगा। एज इट इज क्वेश्चन अपनी बुक में है विद द सेम फिगर विद द सेम ऑप्शन, राइट। चलिए आगे चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या? अच्छा ये क्वेश्चन भी, हाँ मैंने देखा था, ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम अपनी बुक में है, ठीक है। ए सीमेंट फैक्ट्री ऑफ
C Private Limited, C Limited in the Madhya Pradesh works 7 days in a week, 3 shifts per day, having the maintenance in the first shift of around 2 hours. It has roughly 100 workers which produce only पोजोलेनिक प्रॉपर्टी सीमेंट बेटर नॉन एज पीपीसी। बताया था आपको क्लास में कि दो तरीके की सीमेंट होती है, एक ओपीसी और एक पीपीसी, ग्रेड का फर्क होता है दोनों में। द आउटपुट पर मंथ इज अराउंड 2500 टन्स ऑफ पीपीसी एंड व्हाट विल बी द प्रोडक्टिविटी पर वर्कर। देखिए सर, प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है? प्रोडक्टिविटी का मतलब आपको बताया था कि प्रोडक्टिविटी का मतलब बताया था सर आउटपुट, ऐसे लिख देता हूं मैं, आउटपुट पर यूनिट। ठीक, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है आउटपुट पर यूनिट। किसका पर यूनिट? ये पर यूनिट मतलब क्या? जिसकी भी आपको प्रोडक्टिविटी निकालनी है। मान लीजिए मुझे चाहिए प्रोडक्टिविटी लेबर आवर्स की, तो आउटपुट डिवाइड बाय लेबर आवर्स। ठीक है, फॉर्मूला क्या बनता है देखिए, आउटपुट अपॉन, अब जिसकी भी प्रोडक्टिविटी निकालनी है, आपको चाहिए मशीन आवर्स, तो लिख दीजिए मशीन आवर्स, टोटल मशीन आवर्स। तो ये एक मशीन आवर्स में कितना प्रोडक्ट बनता है ये निकल जाएगा। यस, तो ये हो जाएगी मशीन आवर की प्रोडक्टिविटी। आप कहते हैं नहीं सर मुझे तो लेबर आवर की चाहिए, तो टोटल लेबर आवर्स लिख दीजिए, तो एक लेबर आवर्स में कितना प्रोडक्ट बनता है ये आ जाएगा, तो ये हो गई लेबर आवर्स की प्रोडक्टिविटी। आप कहते हैं वर्कर चाहिए, तो टोटल वर्कर लिख दीजिए कि एक वर्कर कितना बनाता है, राइट। तो ये तो चाहिए हमें। अब हमें पूछा क्या है, व्हाट विल बी द प्रोडक्टिविटी पर वर्कर, एक वर्कर की प्रोडक्टिविटी क्या है। तो सर आउटपुट तो 2500 बन रहा है, वर्कर हमारे पास है 100, तो एक वर्कर की प्रोडक्टिविटी कितनी है 25 टन, तो आंसर हो जाएगा आपका सी 25 टन, राइट। यस, आइए जी क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फॉर द क्वालिटी एश्योरेंस इन द डिजाइन, प्रोडक्शन, इंस्टॉलेशन एंड सर्विसिंग द मॉडल इज यूज। सर इनमें से कौन सा मॉडल यूज होता है इस चीज के लिए? सर देखिए ऐसा है, ये क्वेश्चन जो है ना ये आपके लिए थोड़ा सा मुझे लगता है टफ हो सकता था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा आपको टफ हो सकता है, बताओ क्यों? क्योंकि इसमें तीनों चीजें मिलती जुलती हैं। इसमें तीनों चीजें क्या है सर? मिलती जुलती है। मतलब आपको ये लगेगा कि ISO 9001 भी ठीक है, ISO 9002 भी ठीक है, ISO 9003 भी ठीक है। क्यों? क्योंकि सर जो ISO स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, ISO स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बहुत सारे होते हैं सर, वो 9001 से लेके बहुत सारे होते हैं, 2015 या बहुत पता नहीं कितने होते हैं। ठीक है, तो सर अब हम बात करें, पहले मैं तीनों बताता हूँ। सर ये भी क्वालिटी एश्योरेंस देता है, ये भी क्वालिटी एश्योरेंस देता है, और ये भी क्वालिटी एश्योरेंस देता है, पर अलग अलग फील्ड में देते हैं। जैसे ये है ना, तो ये देता है डिजाइन में, प्रोडक्शन में, इंस्टॉलेशन में, सर्विसिंग में। ये देता है प्रोडक्शन में, इंस्टॉलेशन में, सर्विसिंग में, और ये देता है फाइनल इंस्पेक्शन में। तो इस तरीके से ये अलग अलग है। हमें बोला था डिजाइन, प्रोडक्शन, इंस्टॉलेशन, सर्विसिंग बताइए, तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी, जो कि 9001 है। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा आपका 9001। बताइए क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है तो बोल दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, दिस मतलब कि इनमें से क्या प्रोवाइड्स द ब्रॉड डेटा, इनमें से ऐसा क्या है जो आपको ब्रॉड डेटा दे रखा है, फ्रॉम विच टू आइडेंटिफाई की ड्राइवर्स ऑफ चेंज, जिससे आपको की ड्राइवर्स ऑफ चेंज पता चल जाए। तो सर शॉर्ट एनालिसिस अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स बताता है। BCG मैट्रिक्स में हम बिजनेस को क्लासिफाई करते हैं एज ए स्टार, क्वेश्चन मार्क, केस काउ और डॉग्स में, और पेस्टल में हम सारी चीज़ें जो 6 फैक्टर्स हैं उनको एनालाइज करते हैं। CFS तो अलग चीज़ हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, पेस्टल एनालिसिस। उससे आपको सारी जानकारी मिल जाती है और की ड्राइवर्स टू द चेंज पता चल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लोजली एसोसिएटेड विद द रेड ओशियन स्ट्रेटेजी। रेड ओशियन और ब्लू ओशियन दो स्ट्रेटेजी थी, तो रेड ओशियन से इनमें से कौन सा लिंक नहीं करता है? तो सर पहला लिखा है बोर्ड द कंपटीशन, नहीं है, ये होना चाहिए बीट द कंपटीशन। ठीक है, ये होगा बीट द कंपटीशन, बोर्ड द कंपटीशन नहीं होता है। ठीक है, तो रेड ओशन में होता है बीट द कंपटीशन, और ब्लू ओशन में होता है कीप द कंपटीशन इररिलेवेंट या मेक द कंपटीशन इररिलेवेंट, ये होता है। ठीक है, तो ये तो रेड ओशन का है पॉइंट। दूसरा कह रहा है मेक द वैल्यू कॉस्ट ट्रेड ऑफ, ये भी रेड ओशन का पॉइंट है। मेक द कंपटीशन इररिलेवेंट अभी बताया आपको, ये ब्लू ओशन का पॉइंट है।
ठीक है। एक्सप्लॉइट एग्जिस्टिंग डिमांड, ये रेड ओशन का पॉइंट है। तो सर इनमें से कौन सा एसोसिएटेड नहीं है रेड ओशन के साथ? सी, सी एसोसिएटेड नहीं है, वो ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी का पार्ट है, राइट। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखिए, द प्रोसेस ऑफ, इनमें से कौन सी प्रोसेस है जो रिक्वायर करती है कोऑर्डिनेशन अक्रॉस द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड इन्वॉल्व्स द बिजनेस कल्चरल चेंज? ये एज इट इज सेम पॉइंट अपनी बुक में है। सर डिजिटल स्ट्रेटेजी का मतलब डिजिटल स्ट्रेटेजी मतलब डिजिटल मार्केटिंग हो जाती है, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग हो जाती है, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। डिजिटाइजेशन का मतलब जो हमारे पुराने डेटा से हम उनको कन्वर्जन करते हैं, ठीक है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, यस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या करना होता है कि हमें हमारी जो पूरी मैनुअल वर्किंग है हम उसको पूरा क्या कर रहे हैं, डिजिटलाइज कर रहे हैं। तो ऐसे में हमें पूरे बिजनेस का क्या चाहिए होता है, कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, और साथ ही साथ बिजनेस कल्चरल चेंज भी हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब रहेगा वो सी रहेगा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है फोरकास्टिंग द वेदर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, वेदर को फोरकास्ट करना कौन से एआई का एग्जांपल है? सर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसमें भी अलग अलग ब्रांचेज होती है, ठीक है। तो इसमें तो सीधा सीधा है, कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, नेरो एआई आंसर रहेगा ए, नेरो एआई, नेरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर फोरकास्टिंग द वेदर कवर होता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच टाइप ऑफ द प्रोडक्शन कंट्रोल इज मोस्ट प्रोमिनेंटली अप्लाइड इन द इंडस्ट्री लाइक टेक्सटाइल, बुक्स, मैगजीन, प्रिंटिंग इंडस्ट्री? तो इनमें किस तरीके का कंट्रोल लगाया जाता है? तो सर डिपेंड करता है आप मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके की कर रहे हैं। कई चीज़ें ऐसी होती है जो चेंज होती है तो वो ऑर्डर के हिसाब से चलती है, कुछ ब्लॉक के हिसाब से चलती है। तो सर जो बुक्स और मैगजीन होती हैं ये रेपिटेटिव होती है, तो इनको बार बार छापना होता है, बार बार बनाना होता है, तो इन्हें जो है बैच में बनाया जाता है ताकि पहचान हो सके कि पहले कब क्या बना, कब कौन सा बना, पहले कौन सा बना, बाद में कौन सा बना, राइट। तो इनको टेक्सटाइल, बुक्स और मैगजीन के लिए जो अप्रोप्रिएट इंडस्ट्री है वो बैच कंट्रोल है, मतलब बैच में बनाओ, ये एक कंट्रोल है। नेक्स्ट आ जाइए अभी क्वेश्चन नंबर 13, द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर इज टिपिकली डेवलप्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेजेज ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल? देखो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब भी वही है, जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो पहले क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं, एक वर्ड होता है इनिशिएट, फिर आप क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, फिर क्या करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं, फिर क्या कहते हैं, मॉनिटरिंग मान लीजिए या फीडबैक मान लीजिए, इस तरीके का काम करते हैं, फिर चेंज करते हैं, फिर वापस से करते हैं, तो इस तरीके से चलता रहता है, राइट। अब मुझे वर्क ब्रेकडाउन सिस्टम स्ट्रक्चर डिजाइन करना है। अब ये होता क्या है, पहले ये समझ लो कि सर कोई डिफिकल्ट टास्क है उसको हम छोटे छोटे टास्क में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। तो इसकी बात मुझे कब करनी है, जब मैं इनिशिएशन कर रहा हूँ कुछ काम का, या जब मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, या जब मैं क्वालिटी मैनेजमेंट कर रहा हूँ, या जब मैं एग्जीक्यूशन कर रहा हूँ। तो सर आंसर होगा इसका बी, कि जब आप प्लानिंग करते हैं एट दैट टाइम आपको इस चीज़ को सोचने की जरूरत है कि मुझे इसको कितना सब डिवाइड करना है ताकि ये इजीली हो जाए, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, सर जब आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो इनमें से किस चीज का ध्यान रखते हैं? इट द फोकस इज ऑन इफेक्टिवनेस, इट रिक्वायर्स मोटिवेशन एंड लीडरशिप स्किल्स, नहीं ये तो नहीं है, इट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग फोर्सेज ड्यूरिंग द एक्शन, प्राइमरी ऑपरेशनल, नहीं। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ए, कि सर ये इफेक्टिवनेस पे फोकस करता है। द फोकस इज ऑन इफेक्टिवनेस, कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारा जो काम है वो सब इफेक्टिवली हो जाए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, Which one of the following activity involves receiving, storing, distributing to the production process? मतलब कि सर हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट है, मान लीजिए यहाँ पे ये हमारा गेट है, यहाँ पे एक डिपार्टमेंट, तो माल जब आता है तो ये उसको रिसीव करता है, फिर इसको स्टोर कर लेता है अपने पास में, और जब जरूरत पड़ती है, मान लीजिए इस डिपार्टमेंट ने कहा मुझे कुछ चाहिए तो इसको दे दिया, इस डिपार्टमेंट ने कहा मुझे कुछ चाहिए तो इसको दे दिया, तो ये काम किसका है? तो सर ये काम इनबाउंड लॉजिस्टिक का है, आपको पढ़ाया हुआ है क्लास में ये कि इनबाउंड लॉजिस्टिक और आउटबाउंड लॉजिस्टिक, तो ये काम इनबाउंड लॉजिस्टिक का है, राइट। तो ये थे हमारे क्वेश्चन 15। कुछ 2-3 क्वेश्चन मुझे लगता है थोड़ी ट्रिकी है, बाकी तो सभी इजी हैं। आई होप आपने सही किए होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के सॉल्यूशन के लिए। कमेंट में आप जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चन आप सही करके आए, क्या आपसे